Friends, today we will study a new topic named as Newton third law of motion and gravitation. एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर ए अर्थ. ओके, और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल एम, एंड दिस इज अर्थ हैव मास एम. ओके, अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. ओके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. हमें पता है कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स में मास होता है वो सभी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं. तो ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिस ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस अर्थ. मतलब अगर ये अर्थ इस पे फोर्स अप्लाई करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है आपको? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन. सो इफ अर्थ exerting a force on this mass, then this mass will also exert a equal and opposite force on this earth. Clear? We know a formula that is F is equal to ma from Newton's second law. न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है आपको? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m इंटू ए. Force is equal to mass into acceleration. If we find out acceleration, then A is equal to F by m. Dear student, we can see from this formula acceleration is inversely proportional to mass. Means A inversely proportional to mass. It means if we increase mass, then A will decrease. अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा. एंड इफ m इज लेस देन a विल बी मोर. क्लियर? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. सो इफ एनी ऑब्जेक्ट विच हैव लार्जर मास, देन दैट ऑब्जेक्ट विल हैव a small value of acceleration. If that object having small mass, then it will have a larger acceleration. Dear students, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है तो उसके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी, और अगर उसका मास कम है तो उसके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो अर्थ है उसका मास बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस ऑब्जेक्ट. तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बहुत ही कम होगा. मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगा, बट अर्थ है वो इसकी तरफ एक्सेलरेट होती हुई विजिबल नहीं होगी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू दिस. और हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास बहुत ही कम है, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ की तरफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें विजिबल होता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है. क्योंकि इसका मास बहुत ही कम है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा. क्लियर? ओके, नाउ ए न्यू टॉपिक वी विल सी दैट नेम इज फ्री फॉल. दैट नेम इज फ्री फॉल. व्हाट इज फ्री फॉल? डियर स्टूडेंट्स, फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट अपने पास. क्लियर? अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से ड्रॉप करें तो ड्रॉप करेंगे तो कहाँ जाएगा? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे. अच्छा, सभी ये बताओ कि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स मूव कर रहा है? वेरी गुड, इट इज दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, कोई और फोर्स भी लग रहा है क्या इस पे? और कोई भी फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो रहा. तो कोई भी बॉडी फ्री फॉल में कब कही जाएगी? जब उस पे ग्रेविटेशन के अलावा कोई और फोर्स काम ना करे. मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करें, ओके ड्रॉप करें, तब इस पे डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. क्लियर?
ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या, किस कंडीशन में होगा ये, फ्री फॉल कंडीशन में। और ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग, ओके। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने के बाद वो ऑब्जेक्ट पे केवल अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, इसके अलावा अगर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किस में है, फ्री फॉल में, ठीक है। और बॉडी क्या कहलाएगी, फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रूफ छत से अगर आप उसको ड्रॉप कर देते हो तो बॉडी किस में होगी, वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी वो। डियर स्टूडेंट्स, वो कैसी बॉडी होगी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ओके। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यस उसका एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं कि जब एक 1 kg का मास अर्थ की तरफ ड्रॉप होता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इट इज ए स्मॉल जी, स्मॉल जी जो है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल जी। कैपिटल जी तो आप सभी को पता होगा, कैपिटल जी क्या था, कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। बट स्मॉल जी क्या है यहाँ पे, स्मॉल जी यहाँ पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप इस बात को ध्यान रखना कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। हम लोग इस बात को पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बदलती नहीं है। बट आप लोग आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ग्रेविटी की वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, ठीक है। वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग वैल्यू होती है, बट इट इज ए कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ग्रेविटेशनल जो एक फोर्स है और न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों की ही डायरेक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू को हम फाइंड आउट भी तो कर सकते हैं, यस वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू वेरी इजिली, ओके। चलो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ जी, ओके। हम स्मॉल जी को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्लियर। अभी एक एग्जांपल लिया था हमने कि ये अपने पास एक अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है एंड दिस इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट हैविंग मास स्मॉल एम, ओके। तो एक बात बताइए, दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, यस एफ इज इक्वल टू जी इंटू मास, दोनों के मास का प्रोडक्ट अपॉन इनके डिस्टेंस। लेट्स कंसीडर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं आर है, कैपिटल आर। क्लियर। कैपिटल आर का स्क्वायर। क्लियर। वी ऑल्सो नो जो फोर्स हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, भाई ये भी तो फोर्स लगेगा, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो कितना फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2।
देखिए ये जो फोर्स है, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एक्सर्टिंग बिटवीन दीज टू बॉडीज, ओके, एंड दिस इज द फोर्स, ये हमारे पास फोर्स है जो अर्थ लगा रही है इस पे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए क्या आएगा आपके पास, F बाय एम, ओके। अब इक्वेशन 1 से जो F की वैल्यू है हम वो यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन सेकेंड, ओके। इक्वेशन सेकेंड में हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। क्लियर? देखिए यहां से A इज इक्वल टू F हमारे पास ये है G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में क्या आपके पास m भी तो है, इंटू एम। तो स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास A की वैल्यू क्या बची यहाँ पे, A इज इक्वल टू G इंटू एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए A क्या है, यहाँ पे A इज द एक्सेलरेशन, और ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसका सिंबल चेंज होगा, यहाँ पे हम A की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे G लिखेंगे, एंड दैट इज G इंटू एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर? देखो एक्सेलरेशन तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन मीन्स जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप लोग यहाँ से स्मॉल g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कैपिटल G की वैल्यू पता है आपको, m की वैल्यू पता है, r की वैल्यू आपको पता है, r मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ। ये जो स्टोन जो है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के बिल्कुल पास है, ठीक है। तो हम जो डिस्टेंस लेके चलते हैं वो अर्थ की रेडियस के इक्विवेलेंट ही लेके चलते हैं, ठीक है। 9th लेवल पे आप जितने भी क्वेश्चन करोगे इस टाइप के, उसमें आप जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग वाले या जो हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं वो डिस्टेंस आप क्या लोगे, आर के इक्वल लोगे। क्लियर? तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, देखिए यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू क्या है, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। स्मॉल g ये अपने पास है, कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, 6.7 इंटू 10⁻11, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24, यू नो वेरी वेल, ओके। एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 6.4 इंटू 10⁻6 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वही वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? मीन्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसके पास कितनी एक्सेलरेशन होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है। G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से आप लोग ये बता सकते हो कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो अर्थ जो उस पर फोर्स लगाती है उसकी वजह से उसमें कितना एक्सेलरेशन आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ले लेते हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 को हम न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए 10 भी लिख लेते हैं, बट जब तक आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू 10 ना दी जाए तब तक आप 9.8 का यूज करेंगे। क्लियर? वन मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो स्मॉल g है उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल G दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज कैपिटल M? कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ। और R देखिए क्या है यहाँ पे, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो स्मॉल g की वैल्यू है वो इन
3 फैक्टर पे ही डिपेंड कर रही है। इट मीन्स स्मॉल एम पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रही। और स्मॉल एम किसका मास है? ऑब्जेक्ट का ही तो मास है, ये ऑब्जेक्ट का मास है। मीन्स अगर आप यहाँ से एक लाइटर ऑब्जेक्ट, एक हल्का ऑब्जेक्ट या एक हैवी ऑब्जेक्ट, एक भारी ऑब्जेक्ट, दोनों को अगर आप ड्रॉप करो तो मीन्स दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप करें तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों एक ही टाइम में नीचे आए, क्योंकि दोनों पे जो जी की वैल्यू कितनी है? सेम ही तो है। डियर स्टूडेंट, इट इज़ ए राइट स्टेटमेंट कि जब भी आप दो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो अर्थ की तरफ, एक हैवी है और एक लाइटर है, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे आते हैं। बट आपको एक्चुअल लाइफ में ये ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस को हटा दो, मीन्स अगर वैक्यूम लेके आ जाओ आप कैसे किसी ना तरीके से, ठीक है, अगर वैक्यूम में आप दोनों ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करो जो कि एक हैवी है और एक लाइटर है, तो दोनों सेम टाइम पे ही अर्थ की उस ग्राउंड पे या सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे। क्लियर? हम मैथमेटिकली फॉर्मूले से भी देख सकते हैं ना कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एक लाइटर और एक हैवी मास अगर आप लेके चलते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे। उसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपके लिए? हमेशा ही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि F हमारे पास क्या है? फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अर्थ एंड सेकेंड इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। और फोर्स हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से भी एक फॉर्मूला आता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हम F की वैल्यू पुट करके एक A हमारे पास क्या आ जाएगा? A हमारे पास आ जाएगा Gm/r²। बट जो A है वो किसकी वजह से? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? स्मॉल g लिखा है। स्मॉल g इज इक्वल टू Gm/r²। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें एक तो इन्फॉर्मेशन ये मिली यहाँ से कि ये किस पे डिपेंड नहीं करता? मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। एक इन्फॉर्मेशन और देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड इन्फॉर्मेशन और देखते हैं हम। देखिए वो क्या है सेकंड इन्फॉर्मेशन। देखिए सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अर्थ की शेप है कैसी है डियर स्टूडेंट्स? परफेक्ट स्फीयर नहीं है, परफेक्ट स्फेरिकल सरफेस नहीं है अर्थ की। एक फ्लैंटेड टाइप की जो एक शेप है। ठीक है, इस टाइप। यहां से देखिए ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास? स्मॉल। और ये डिस्टेंस क्या है? लार्ज। ठीक है, और जो ग्रेविटी है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स जहां पे डिस्टेंस या कहीं रेडियस ज़्यादा होगी वहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी? कम। मीन्स जहाँ पे ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये जो डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? कम। और अगर r की वैल्यू कम है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? वहाँ पे ज़्यादा। तो डियर स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो कि ये जो पोल है, देखो ये जो एंड पॉइंट है, ये क्या होते हैं? अर्थ के पोल्स होते हैं ना, पोल्स। तो आप लोग देख सकते हो कि पोल्स पे जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, एज कंपेयर टू इक्वेटर, ये इक्वेटर ही तो होता है, आप सभी को पता है इक्वेटर, पोल। एज कंपेयर टू इक्वेटर यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कम है। तो ये डिस्टेंस कम है तो r की वैल्यू अगर डाउन है, मीन्स अगर कम है, तो g की वैल्यू क्या रहेगी उस टाइम? ज़्यादा। बात समझ में आ रही ना आप सभी को? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी ये बताओ आप लोग सभी? पोल्स पे ज़्यादा होगी। ठीक है ना, पोल्स पे, पोल्स, ये पोल्स हैं यहाँ पे, ये, ठीक है, पोल्स। तो पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस क्या है? या कहें
ये दोनों पॉइंट क्या है, दूर दूर है, मीन्स आर की वैल्यू क्या है इस वाले एरिया में ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, कम रहेगी। ठीक है, तो इक्वेटर पे क्या रहेगी, जी की वैल्यू स्मॉल। ओके, देखो फॉर्मूले से ही तो बताया हमने कि ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एट पोल्स जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, जी हैव मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो वो पोल्स पे होती है। अब अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ चलोगे, पोल से इक्वेटर की तरफ अगर आप चलोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। मीन्स इक्वेटर पे वैल्यू क्या होती है, मिनिमम, एट इक्वेटर जी हैव मिनिमम वैल्यू। ओके, बात करें सेंटर की, एट सेंटर ऑफ द अर्थ, वहां पे जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम क्या लेंगे, तो वहां पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो वैल्यू होगी उसकी। क्लियर? तो हमारे पास देखो ये तीन वैल्यू आई है, एट पोल्स, एट इक्वेटर एंड एट सेंटर। पोल्स पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, इक्वेटर पे क्या होती है जी की वैल्यू, देखिए मिनिमम, और सेंटर पे क्या होती है इसकी वैल्यू जीरो। हमारे पास जो फॉर्मूला आया था उसी से हमने सब कुछ बताया है। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, आप सभी जानते हो फॉर्मूला हमारे पास था, G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्लियर? तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो स्मॉल g है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो वहाँ से हमने ये सब कुछ बताया। मीन्स जो अर्थ की शेप है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल नहीं है। एंड सेकेंडली हमने ये बताया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही। मीन्स ऑब्जेक्ट चाहे कितने भी मास का हो, उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। मीन्स आप अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो ऑब्जेक्ट को छोड़ो, एक हैवी और एक लाइटर, ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट जो स्ट्राइक करेंगे अर्थ पे वो दोनों सेम टाइम पे स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, वो सेम टाइम पे स्ट्राइक करेंगे। ओके, तो यहां से हमें दो तीन चीजें पता चली हैं। एक तो जी की वैल्यू वेरी करती है कहां से, पोल से इक्वेटर की तरफ। पोल से इक्वेटर की तरफ जब आएंगे तो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जी डिक्रीज इट्स वैल्यू व्हेन वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैव वैल्यू जीरो। इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।